थाने का भांडाफोड़ हुआ है। एक हाइड आउट्स के बारे में पता चला है और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। 2 AK-47 राइफल, 4 लॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए हैं। सेना और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बताएं, खुफिया जानकारी पर यह कामयाबी मिली है। खुफिया जानकारी मिली जिसके बाद कुपवाड़ा में आतंकी हाइडआउट का भांडाफोड़ किया गया है। तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये देखिए, भांडाफोड़ होते हुए भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। 2 AK-47 राइफल आप देख सकते हैं, 4 रॉकेट लॉन्चर जिसकी बरामदगी हुई है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सेना और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ याह्या सुल्तान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। याह्या, बताइएगा कैसे ये खुफिया जानकारी की बिना पर ये बड़ी सफलता मिली है। हम हथियारों का जखीरा देख पा रहे हैं तस्वीरों में। जी सर, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज जो है फौज और पुलिस को एक मुसद्दका इतला मिली थी कि वारसुन के जंगलात में जो है वहां पर मिलिटेंटों की एक कमीनगाह है जहां पर उन्होंने भारी मिकदार में असला बारूद जो है वो वहां पर रखा है और फौरी तौर पर पुलिस और फौज ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बाद में तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान जो है मिलिटेंटों की एक कमीनगाह जो है उसे ध्वस्त किया गया और वहां से भारी मिकदार में जो है, आप खुद भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारी मिकदार में जो है असला बारूद जो है वो बरामद किया गया है और फौज ने पूरे इलाके को इस वक्त भी घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर इस जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है और फौज और पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मानती है, क्योंकि अगर ये असला बारूद मिलिटेंटों तक पहुंचता तो वो कुपवाड़ा जिले या शुमाली कश्मीर में किसी भी तरह की कोई भी बड़ी तखरीबी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है फौज और पुलिस के लिए, जो उन्होंने आज मिलिटेंटों की कमीनगाह को जो है तबाह कर दिया गया, यानी कि ध्वस्त कर दिया गया और वहां पर जो है अभी भी एक शख्स को जो है फिलहाल उससे हिरासत में लिया गया है, जिससे कह रहे हैं कि वो मिलिटेंटों का एक बालाई वर्कर जो है वो माना जाता है। फिलहाल पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन पूरे इलाके में जो है इस वक्त भी तलाशी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर उन्होंने जारी रखी है और फौज और पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है और खास तौर पर जो यहाँ की सरहदें हैं वो पाकिस्तान से मिलती हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती हैं। अब ये हथियार और गोली बारूद का जखीरा आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये कोई दहशतगर्द इसे इस्तेमाल करता तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तकरीबी कार्रवाई को अंजाम दे सकता था। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है और एक शख्स को हिरासत में लिए जाने की भी बात सामने आई। याह्या सुल्तान बता रहे थे कि उससे पूछताछ जारी है। OGW बताया जा रहा है कि वो हो सकता है, इसीलिए इस वक्त हिरासत में और उससे पूछताछ सेना कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ याह्या जुड़ने के लिए और इस पर तस्वीर देने के लिए। और एक बार फिर से कांग्रेस भूख हड़ताल करने वाली है और ये भूख हड़ताल शुरू होने वाला है 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेगी कांग्रेस, स्टेटहुड की मांग के लिए भूख हड़ताल करेगी। हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत ये हड़ताल का ऐलान एक बार फिर से कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के रियासती सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कारकुनों से तैयारी करने को भी कह दिया। इससे पहले आपको याद होगा, दिल्ली चलो जम्मू चलो कॉल के बाद, श्रीनगर चलो कॉल के बाद चेन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई थी, जो मरकज था जम्मू और दूसरा मरकज था श्रीनगर। और हमने देखा था कि अलग अलग जिलों से आए हुए कारकुन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए भूख हड़ताल कर रहे थे। तो एक बार फिर से अब तारिक हमीद कर्रा ने ये कहा है कि भूख हड़ताल एक बार फिर से कांग्रेस करेगी। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सरोज, हमने देखा पहले जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, फिर दिल्ली चलो और दिल्ली चलो के बाद हमने देखा था चेन भूख हड़ताल की कॉल दी गई और इसकी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद थोड़ा सा वक्फा लिया गया। अब एक बार फिर से हमारी रियासत हमारा हक के तहत कांग्रेस की तरफ से भूख हड़ताल किया जाना है। 18 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। कब तक ये चलने वाली है और इस भूख हड़ताल के जरिए कांग्रेस का क्या प्लान है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 18 अक्टूबर से फिर से हमारा हक के तहत जो एक इनिशिएटिव लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसमें अभी आप देखेंगे कि भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक फिर से जारी होगी। जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया, पहले इन्होंने हमारा हक हमारी रियासत के तहत ही दिल्ली चलो का नारा लगाया, जब ये जंतर मंतर पहुंचे उसके बाद जम्मू में भी देखा आपने, फिर श्रीनगर में भी। लेकिन उसके बाद आपने देखा जो बाढ़ की आपदा हुई थी, बाकी चीजें जो यहाँ माहौल बना था, उसके चलते हुए जो ये हंगर स्ट्राइक से जो ये इन्होंने हमारी रियासत हमारा हक का जो ये कैंपेन स्टार्ट किया था, ये कहीं ना कहीं रुक गया था।
अब आज ही अभी कुछ देर पहले ही शाम में जो यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट है तारिक हमीद करा, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है। कहा गया कि 18 अक्टूबर से अब फिर से हमारी रियासत हमारा हक के तहत ये भूख हड़ताल जारी की जाएगी। देखिए, कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी कश्मीर की बात करें कवर नहीं हुए हैं। अभी कुछ देर हमारी पहले उससे बात हुई है तो उन्होंने कहा है 18 अक्टूबर से पहले हम बारामूला जाएंगे, उसके बाद गांदरबल जाएंगे, उसके बाद साउथ कश्मीर का कुलगाम और शोपियान इलाका है जहां पर अभी तक ये कैंपेन नहीं पहुंचाया गया था। हालांकि जब पहले लेग में ये कैंपेन शुरू हुआ था तब कश्मीर के बाकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स जो है वो पहुंचे थे इस कैंपेन को लेकर। लेकिन वही 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स कह लीजिए या कुछ सब डिस्ट्रिक्ट्स कह लीजिए जो पेंडिंग रह गए थे, जिसमें गांदरबल, बारामूला है और साथ ही साथ में साउथ कश्मीर का शोपियान और कुलगाम है। कुछ ही दिनों में 18 तारीख से अब वहां पर भी कैंपेन शुरू होगा। और एक बात आपने देखी कि कहीं ना कहीं वाजे किया है इस वक्त तारिक हमीद करा ने, कह रहे हैं कि पूरा जोर चल रहा है, पूरा प्रेशर चल रहा है हमारी तरफ से कि जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा, उस पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। जिसके चलते हुए सना आप जानते ही हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला की जो छोटी सी कैबिनेट है जिसमें उनको जोड़ के और 8 मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, 3 सीटें अभी भी खाली है। जो 2 दावेदार थे उसके कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने लेकिन अभी तक वो 2 सीट्स नहीं लिए हैं, 2 मिनिस्टेरियल पद नहीं लिए हैं। और यही कहा है कि जब तक यहाँ पर पूर्ण स्टेटहुड वापस नहीं मिलता तब तक हम इन 2 कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे। और इंटरेस्टिंगली आपको बता दूं कि कल स्टेटहुड की जो सुनवाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, तो किस तरह से उसका भी खाका बनेगा, उस तरह फिर कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा वो अब 18 तारीख को ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरोज, इस खबर पर नजर बनी रहेगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम भी कांग्रेस की तरफ से किया गया था। अलग अलग जाविये से, अलग अलग तरह से कांग्रेस स्टेटहुड का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही, चाहे फिर वो दिल्ली जाने की बात हो, दिल्ली में जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ लेने की बात हो पूरे देश के, और या फिर जिलों की बात हो, तो जिले सतह पर भी कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक के तहत इस प्रोग्राम को जारी रखे हुए अब 18 अक्टूबर से फिर से भूख हड़ताल का ऐलान कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। मुद्दा वही है, स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल करेगी कांग्रेस। और जम्मू में चुनाव समिति की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। उसकी अगुवाई राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने की। बैठक में राज्यसभा की 4 सीट और विधानसभा की 2 सीट को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कोर ग्रुप के कारकुनान के अलावा मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। राज्यसभा और असेंबली की 2 सीटों के लिए जो इलेक्शंस हैं वो अब बहुत जल्द होने वाले हैं और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर इकाई जो बीजेपी की है उसमें पार्टी के हेडक्वार्टर में आज मीटिंगों का दौर चलता रहा। जाहिर तौर पर जो आने वाले असेंबली के 2 बाईपोल इलेक्शंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस हुआ, उस पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो राज्यसभा की सीट्स हैं उस पर भी चर्चा हुई। उसके फौरन बाद तकरीबन 12:30 के बाद एक और बड़ी मीटिंग हुई जो कि कोर कमेटी मीटिंग थी। कोर ग्रुप जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का है जिसमें जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली से भी दरख्शान अंद्राबी जैसी नेता वो भी इसमें शामिल हुई और इस मीटिंग की भी अध्यक्षता तरुण चुग ने ही की और उसमें सभी जो टॉप नेता है जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर हैं जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत की। मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए, वो यूनियन मिनिस्टर हैं और बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसका हिस्सा बने। सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। फोकस जिस तरह मैंने कहा कि अब राज्यसभा के जो नॉमिनेशन हैं वो 13 तारीख तक होने हैं, उसके बाद 13 के बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, तो अब मात्र कई दिन बचे हैं और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 11 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है। तरुण चुग ने हालांकि इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 2-3 दिन में जो है उसका जो है अनाउंसमेंट होगा। ये बड़ी खबर है राज्यसभा के लिए। और अगर हम 2 बाईपोल्स की बात करें तो उस पर उनके नामों की भी चर्चा है। तो बहुत सारी चुनावी गतिविधियां हो रही हैं, टीमों का दौर जारी है और फाइनल तस्वीर जो है 2-3 दिन में पूरी तरह से मंजर आम पे आएगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
जम्मू कश्मीर में राज्यसभा और असेंबली की 2 सीटों के लिए जो इलेक्शंस हैं वो अब बहुत जल्द होने वाले हैं और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर इकाई जो बीजेपी की है उसमें पार्टी के हेडक्वार्टर में आज मीटिंगों का दौर चलता रहा। त्रिकुटा नगर में जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मीटिंगों का दौर चलता रहा। सबसे पहले मीटिंग हुई इलेक्शन कमेटी की, जो इलेक्शन पैनल है, इलेक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर बीजेपी की, उसकी मीटिंग हुई। उसमें 4 लोगों ने शिरकत की। चेयरिंग तो तरुण चुग जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने उस मीटिंग को चेयर किया। उसमें श्यामलाल शर्मा जो कि इलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई बीजेपी के, उसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। सत शर्मा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो भी उसका मीटिंग का हिस्सा बने। और जो ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है नेशनल जो जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। तो मीटिंग लगातार तकरीबन 2 घंटे तक चलती रही और जाहिर तौर पर जो आने वाले असेंबली के 2 बाईपोल इलेक्शंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस हुआ, उस पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो राज्यसभा की सीट्स हैं उस पर भी चर्चा हुई। उसके फौरन बाद तकरीबन 12:30 के बाद एक और बड़ी मीटिंग हुई जो कि कोर कमेटी मीटिंग थी। कोर ग्रुप जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का है, जिसमें जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली से भी दरख्शां अंद्राबी जैसी नेता वो भी इसमें शामिल हुई और इस मीटिंग की भी अध्यक्षता तरुण चुग ने ही की। और उसमें सभी जो टॉप नेता है जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, वो उन्होंने इसमें शिरकत की। मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए, वो यूनियन मिनिस्टर है और बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसका हिस्सा बने। सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। फोकस जिस तरह मैंने कहा कि अब राज्यसभा के जो नॉमिनेशंस हैं वो 13 तारीख तक होने हैं, उसके बाद 13 के बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। तो अब मात्र कई दिन बचे हैं और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 11 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है। तरुण चुग ने हालांकि इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 2-3 दिन में जो है उसका जो है अनाउंसमेंट होगा। ये बड़ी खबर है राज्यसभा के लिए। और अगर हम 2 बाईपोल्स की बात करें तो उस पर उनके नामों की भी चर्चा हुई। कई नाम हैं नगरोटा से भी, खासकर जो देवेंद्र सिंह राणा उनकी बेटी दिव्यानी राणा उनके नाम है। जुगल किशोर के जो भाई हैं नंद किशोर शर्मा उनका नाम है और इसके साथ कई और भी अपना दावा ठोक रहे हैं। बड़गाम सीट पर भी तरुण चुग ने आज कहा कि वो वहां से चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2024 में वहां से चुनाव नहीं लड़ी थी बीजेपी, लेकिन इस बार वहां से भी चुनाव लड़ने के मूड में है बीजेपी और वहां से कौन कैंडिडेट होगा, पोटेंशियल कैंडिडेट होगा, उस पर चर्चा हुई। आखिरी जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी की एक प्रक्रिया होती है, बीजेपी में जो मेन रहता है वो रहता है पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, फाइनल मोहर वही लगाता है। अब जो यहाँ चर्चाओं का दौर चला, कोर ग्रुप की मीटिंग पहले भी सैटरडे को हुई थी, आपको याद ही होगा। उसके बाद सत शर्मा और अशोक कुल दिल्ली चले गए थे। फिर आज मीटिंग सुबह से शाम तक चलती रही। तो यहाँ से जो निकल के आया, जो एक पैनल बना है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है कैंडिडेट्स की, उसकी चर्चा अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगी और वहां पे ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उपचुनावों में नगरोटा के साथ साथ बडगाम विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। हालांकि अभी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होना बाकी है। श्रीनगर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बताया है कि उमर सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रही। वहीं उन्होंने पीडीपी पर बीजेपी के छिपे एजेंडे पर चलने का इल्जाम लगाया। देखिए, आज पार्टी की हाईएस्ट बॉडी ने डिसीजन लिया है, वी विल पार्टिसिपेट बोथ, जम्मू में भी पार्टिसिपेट करें, ये नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैंडिडेट फाइनल जो हमारे वहाँ के वर्कर्स हैं वहाँ से करेंगे, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश ही कर सकता हूँ, मोदवाना अपील कर सकता हूँ कि इस मैटर को डेफर किया जाए कम से कम तब तक जब तक हिंदुस्तान के इलेक्शंस हो जाएं। क्यों, कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना हो जिससे कोई जमात इलेक्शन वहाँ जीतना चाहती हो। अल्ताफ साहब हैं, कहीं आपने देखा उनको? जिस दिन आपको मिलेंगे मुझे भी मिलाना। ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
पेट सफा। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामयाबियों का देना होगा जवाब। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू रही मौजूद। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने विधानसभा उपचुनावों में जीत का किया दावा, कहा बडगाम और नगरोटा दोनों सीटें जीतेगी बीजेपी। तरुण चुघ ने उमर सरकार पर उठाए सवाल, उमर सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेंगी। बडगाम जिमनी इंतखाब की तैयारियों को लेकर नाराबल में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की दफ्तर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की सदारत उत्तर कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के समन्वयक सैयद परवेज हिलाल बुखारी ने की। मीटिंग में पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर तफसील से चर्चा हुई। सैयद परवेज हिलाल बुखारी ने यहां साफ किया कि पार्टी आलाकमान जो फैसला लेगी सभी कारकुन उस पर अमल करेंगे। इस मीटिंग में बड़ी तादाद में पार्टी के कारकुन मौजूद रहे। कहने के मुताबिक हमने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पीपल्स अलायंस जो है उसका कैंडिडेट बडगाम में शायद मुझे लगता है उठाना होगा। उस बारे में हमने अपने जो चीता वर्कर्स हैं हमारे अपने इलाके के, उनको हमने बुला के ये उनको बता दिया आज कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज कंपटीशन है। जहाँ तक मेरी नज़र है बडगाम में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे साथ आजकल जो हकीम यासीन साहब आ गए और जो है जमात इस्लामा के लोग वो भी आ गए हमारे साथ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने यकजहत की है और इसी का नाम हमने आज पीपल्स अलायंस रखा है। उस वजह से हमने अपने वर्कर्स को यहाँ बुलाया था ताकि ये अपने पार्टी का मंशूर घर घर जाके लोगों को तैयार करे ताकि वो हमारे कैंडिडेट को जिताने में एक अहम रोल अदा करें। और बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने एक बयान में आने वाले विधानसभा सेशन से यानी असेंबली सेशन से अपनी उम्मीदें जताई हैं और इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी मुख्तलिफ जरूरी मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और दबाव बनाएगी। अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक बीजेपी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन को बनाने और उसको दहाइयों से लंबित पड़ी जो डेली वेजेस मजदूर हैं उनको रेगुलराइज करने जैसे बिल और इसके अलावा कई और मुद्दों पर दबाव केंद्रित करेगी, मरकूज करेगी। सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, क्या उम्मीद रहेगी असेंबली सेशन से, किस तरीके की बिल्स हैं जो उठाए जाएंगे और आप लोगों का रोल क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस छोटे से सेशन जो 7 दिन का सेशन है, बहुत छोटा सेशन है, इसमें ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी का तवज्जो रहेगा वो रहेगा कि जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जिस तरह से चाहे जम्मू चाहे श्रीनगर में हार्टिकल्चर और दूसरी जगहों पे तबाही है, एक तो वो उनकी रिहेबिलिटेशन और दूसरा जो इश्यूज है, सेंसिटिव इश्यूज है, जो बर्निंग इश्यूज है, इस वक्त डेलीवेजर्स का इशू है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम उनको रेगुलराइज करने, और आपने देखा कि पिछले 22-30 साल से कुछ लोग जो महज 1000 और 500 और यहाँ के 300 रुपए पे भी काम कर रहे, उनका जो इशू है बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, बर्निंग है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाइम कंज्यूम के लिए 6 महीने का उनको टाइम दिया था और अभी 6 महीने से ज्यादा टाइम गया, कोई रिपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं, जिसकी हेड उनकी मिनिस्टर सकीना इट्टू साहिबा कर रही थी। वहां भी उन्होंने लोगों को डाइज किया, धोखा किया और वो टाइम कंज्यूम था। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी ऐसी बिल्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लानी चाहिए थी। देखिए, उन्होंने बड़े वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वो एक तो रिजर्वेशन का भी जो स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा, वहां भी उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। अब यही डेलीवेजर्स, इनके साथ भी धोखाधड़ी की, और आम जो पब्लिक है जिस तरह से उनकी वो वादे और गारंटियां, उनमें से अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन हर एक इशू पे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर नहीं पा रही है, वहां फिर वो स्टेटहुड का राग अलाप रहे। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों, बेरोजगारी, डेलीवेजर्स को परमिट करना, 1 लाख जॉब्स देना, या मुख्तलिफ जो गारंटियां उन्होंने दी हैं, उनसे भागने के लिए मुझे लगता है सिर्फ आज उमर साहब फिर कहेंगे स्टेटहुड करने को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ करना नहीं है।
पीडीपी लीडर इकबाल तरम्बू ने बताया है कि उनकी पार्टी आने वाले असेंबली सेशन में लोगों के जरूरी मुद्दों को दूर करने के से जुड़े हुए बिल को पेश करने की तैयारी में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीडीपी लोगों के हुकूक और उनकी कल्याण की वकालत करने में सबसे आगे रही है, खासकर इंक्रोचमेंट से जुड़ा मुद्दा हो या फिर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर डेली वेजेस को रेगुलराइज करने जैसे मुद्दे हों। पीडीपी इन तमाम मुद्दों को लगातार उठाती रही है। ये अगर आपने ये नोटिस किया होगा, हमारी पार्टी ने जो भी बिल आज तक वहां प्रेजेंट की है ये लोगों के मुद्दे हैं। चाहे आप बेघरों को घर की बात करें, चाहे आप अल्कोहल बैन की बात करें, चाहे आप रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस की बात करें, या आप रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएं, या कल जो मैडम ने लैंड के बारे में कहा, ऑल दीज मैटर्स आर पर्टेनिंग टू जनरल पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैडम ने, आपने अगर ध्यान दिया होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गवर्नमेंट से कि अगर आपको तकलीफ होती है हमारे बिल प्रेजेंट करने से, आप अपनी तरफ से ही बिल लाइए, लेकिन ये मुद्दे जरूर उठाइए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे हैं और इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आज रिजर्वेशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो यूथ है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना है। हमारे डेली वेजर्स हैं जो कितने सालों से एक मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, ये आयरनी है कि आज तक हमने उनका ये मसला हल नहीं किया। या ये जो इन 7 सालों में जमीन के मुतालिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो लोगों से जमीन छीनी जा रही है, और फिर खदशा ये है कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग इस छोटी सी जमीन को भी खो बैठेंगे। इसकी प्रोटेक्शन एक लोगों का मुद्दा है। तो गर्ज ये है, प्रायोरिटी होनी चाहिए एक शॉर्ट असेंबली सेशन है, इसमें वो मुद्दे उठाए जाए जो मुद्दे प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, पब्लिक से कंसर्निंग है। हमारे बिल लाने से आपको दिक्कत है, उसको छोड़ दीजिए, अपनी बिल ही लाइए। वो अगर आपको इसमें दिक्कत है, हमें इसमें भी कोई एतराज नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के मुद्दे जो है वो एड्रेस हो जाए। बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ। सोपोर में जमात इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने मुहिम जारी रखी हुई है। पुलिस ने जालूरा में जमात इस्लामी से जुड़े एक घर की, एक मकान की तलाशी ली और यहां से मुश्तबा चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद इलाके में अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है। तो जमात इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ मुहिम पुलिस ने करते हुए एक आवास की तलाशी ली और उसके बाद बांदीपुरा में 11 साल बीत जाने के बाद भी सदरकोट बाला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर NTPHC का भवन अधूरा पड़ा हुआ है और लोगों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर हाजिन या सुंबल जाना पड़ता है। खासकर बुजुर्ग और हामिला खवातीन के इलाज के लिए मकामी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाजिन के साबिक BDC सदर नजीर अहमद ने बताया कि उन्होंने खुद इस हवाले से सेहत के सेक्रेटरी को इस बारे में बताया है, लेकिन यकीनदानी के बावजूद भी अब तक तामीरी काम इस बिल्डिंग का पूरा नहीं हुआ है। अस्पताल के लिए जमीन भी ईदगाह की जानिब से लोगों ने दान में दी थी, लेकिन अब भी ये बिल्डिंग तामीर नहीं हुई है, जो लोगों को काफी तशवीश में मुब्तला कर रही है और मायूस कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने इंतजामिया से इसके तामीरी काम को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है और इस हवाले से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस भवन का तामीरी काम पूरा किया जाए। आज 2025 है, 25 भी ख़त्म होने वाला है, अभी तक ये इनकम्प्लीट है। ऑलमोस्ट 60% काम हो चुका है। हमने करोड़ों की लैंड डोनेट की हैं, कम से कम 20 कनाल हमने लैंड डोनेट की थी गवर्नमेंट को। ये चीज़ देख कर कि हमें आसाइश मिल जाएगी और जो हालत की फैसिलिटी है तो हम उस चीज़ से वो चीज़ हमें मतलब मिल जाएगी। बट बदकिस्मती का मुकाम ये है, अभी तक वो हॉस्टल तैयार हुआ नहीं है। हमें हाजन जाना पड़ता है, हमें सुंबल जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार होता है रात को, वो ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल की बात बन जाती है। और हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, हेल्थ मिनिस्टर से साहिबा से और ऑनरेबल MLA साहब से, कि इस जो हमारा हॉस्टल है तो मेहरबानी करके इसको जल्दी से जल्दी फंक्शनलाइज किया जाए। ईदगाह लोगों ने ये परवाह नहीं कि ईदगाह का जो लैंड है उन्होंने NTPHC SK बाला को दिया है कि हमारे पास ज़मीन नहीं, और वो रोड पर आता है। अगर हम जाएंगे श्रीनगर बांडीपुरा जो हाईवे पर अजस का ये SK बाला का ईदगाह आता है,
लेकिन अनफॉर्चुनेट सो मेनी टाइम मैंने अप्रोच किया है, कंसर्न आता जिस वक्त भी मीटिंग होती थी, बहुत सारी NTPIC जो पेंडिंग है, लेकिन कहीं बार मैंने बोला NTPIC SK बाला और बहुत सारे NTPIC, लेकिन क्या करेंगे, उस पर इजाला नहीं करके उनका अजाला कीजिए और लोगों को जो ये सहूलियत है, जिसके लिए उसका टेंडर हुआ है, जिसके लिए वो बना है, लोगों को इसकी सहूलियत पहुंचनी चाहिए। सांबा में राजपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी तादाद में घटिया गैर मियारी क्वालिटी की पनीर की खेप बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक इनोवा और एक स्विफ्ट कार को रोका गया। इन दोनों कारों से तकरीबन 12 क्विंटल पनीर बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग की टीम को मौके पर जांच के लिए बुलाया। जांच के बाद बरामद पनीर को गैर मियारी पाया गया और पुलिस ने पनीर की पूरी खेप को जब्त किया है। रियासी में त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिला इंतजामिया सख्त नजर आ रही है और मिठाइयों की क्वालिटी, सामान और रेट लिस्ट और बाजारों में इंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन इस वक्त मुतहरिक नजर आ रहा है और लगातार इस हवाले से आपको बताएं कि एक मुहिम चलाई जा रही है, इंस्पेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। इंतजामिया की जानिब से कई बाजारों में इंस्पेक्शन मुहिम चलाई गई और मिठाई के अलावा दिगर दुकानों पर सामान की जांच की गई ताकि इंतजामिया की टीम ने बाजार में रेहड़ी पटरी वालों और फुटपाथ पर चल रही दुकानों को भी इंक्रोच ना करने की हिदायत दी और कई जगहों पर रेहड़ी वालों का चालान भी काटा गया। खाना है वो नहीं किसी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। साथ जो है फूड सेफ्टी मेजर्स के ऑफिसर भी हैं, वो हर एक दुकान पे जो है चेक कर रहे हैं कि जो भी मिठाई वगैरह दी जा रही है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो कर रही है। जो जिस फ्लाइंग स्क्वाड की मैंने बात करी गई, जिसमें SHO, EO, BDO और अदर ऑफिसर्स फ्रॉम लाइन डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं, वो सिर्फ फेस्टिव सीज़न के लिए नहीं बना है, वो राउंड द ईयर जो है हम उसकी चेकिंग करेंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है और ये रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम इसकी चेकिंग किया करेंगे। उसके लिए ड्राइव थी, तहसीलदार साहब थे, हमारे SHO थे, बाकी फूड सेफ्टी वाले ऑफिशियल्स थे, तो उसी के मद्देनज़र हमने ये ड्राइव कंक्लूड की है। आज हमने फ़ाइन किया है और चलान इशू किया है बहुत सारे जो एनक्रोच कर रहे थे। हमने इनको डेजिग्नेटेड पोजीशंस दी हैं, तो आइंदा से ये ड्राइव्स तो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। तो अगर दोबारा से जिनको वार्निंग इशू की गई है, अगर वो दोबारा दिखता है तो हम उनकी जो वो भी कार्ड्स हैं जो भी हम सीज़ कर लेंगे उनको।